मॉर्निंग। आज हम अपना टीचिंग ऑफ हिंदी के अंदर जो है हमारा यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि हमारा विषय है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण क्या है और गद्य शिक्षण का हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है, आज हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हम 2 यूनिट अपने कर चुके हैं, ठीक है। तो जो गद्य शिक्षण है हमारा, ये क्या है, ये एक हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण विधा है ना। गद्य शिक्षण की जो विधा है उनमें से जो हमारा मेन है गद्य शिक्षण, फिर उसके बाद गद्य शिक्षण और फिर व्याकरण शिक्षण भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण क्या है, सबसे पहले हम इसका अर्थ करेंगे, उसके बाद जो है गद्य शिक्षण के जो हमारे उद्देश्य हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो गद्य शिक्षण की बात करें तो गद्य शिक्षण क्या है, कहते हैं कि हिंदी शिक्षण में गद्य शिक्षण का अनिवार्य स्थान है। और क्या है, गद्य के जो बिना क्या है हिंदी पाठ्यक्रम और हिंदी पाठ्य पुस्तक की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। क्योंकि गद्य शिक्षण क्या है, गद्य शिक्षण जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधा है। गद्य के अंदर हमारा जो हिंदी का साहित्य है उसमें से क्या क्या आ सकता है, उसमें से देखिए आपका आ जाएगा, आपकी जो कहानियां हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, ठीक है, संस्मरण है, जीवनी है, रिपोर्टार्स हैं, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमारी गद्य शिक्षण के अंदर शामिल की जाती हैं, ठीक है। वहीं पद्य विषय के अंदर क्या आता है, पद्य के अंदर वैसे तो हम डिटेल में इसको करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि पद्य शिक्षण के अंदर आपकी कविताएं आ जाएंगी, आपके जो दोहे वगैरह हैं वो सारा जो है वो पद्य शिक्षण के अंदर आता है। और व्याकरण शिक्षण तो जैसे अपने आप में क्लियर ही है कि जो व्याकरण से संबंधित जब हम नियमों का जब हम स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं तो वो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत हमारा आता है। तो हिंदी शिक्षण में क्या है, जो गद्य शिक्षण है वो क्या है, सरल नहीं है और ज्यादा आनंददायी भी नहीं है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्ति का जो काम है, जो बच्चों को ज्ञान जहां पर हमने देना है तो वो हम गद्य शिक्षण से ही बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। वही जो आपका पोएट्री पोर्शन है, पद्य पोर्शन है, उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बच्चों को आनंद की प्राप्ति होना उससे, और बच्चों के अंदर क्या है उससे जो है रस जिसको हम कहते हैं, पोएट्री के अंदर क्या होता है, रस होता है ना, रसास्वादन और आनंद में वृद्धि करना पोएट्री का उद्देश्य रहता है। लेकिन गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और वही साथ क्या है उनका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करना, ठीक है। तो ये था गद्य शिक्षण का उद्देश्य। आप सॉरी कहते हैं कि गद्य शिक्षण से क्या है, विद्यार्थी जो है वो विभिन्न शैलियों से भी परिचित होते हैं, साथ ही साथ की शब्द भंडार में वृद्धि होने के साथ ही साथ क्या है, जो विभिन्न शैलियां हैं हमारी गद्य को लिखने की या हिंदी विधा की, तो उससे भी बच्चे अवगत होते हैं। और साथ ही साथ क्या है, जो माध्यमिक स्तर पर क्या है, गद्य शिक्षण के लिए जो प्राय क्या है, सूक्ष्म और जो गहन पाठ है और जो द्रुत पाठ है उसको हम आधार बनाते हैं, है ना। जो गहन पाठ है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटेंसिव रीडिंग, और जो द्रुत पाठ है उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये और इसके लिए हम मुख्य रूप से क्या चीजें यूज करते हैं, इसके लिए मुख्य रूप से हम सहायक पुस्तकें प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें गद्य शिक्षण के उद्देश्यों की, कि गद्य शिक्षण के हमारे जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। हम 2 उद्देश्यों की बात करते हैं, 2 तरह के उद्देश्य हमारे गद्य के रहते हैं। पहला हमारा सामान्य उद्देश्य रहता है जिसको हम जनरल एम्स कहते हैं, दूसरा हमारा विशिष्ट उद्देश्य रहता है जिसे हम स्पेसिफिक एम्स के नाम देते हैं। तो जो सामान्य उद्देश्य हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो सामान्य उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट देखिए, सामान्य उद्देश्य में हम कहेंगे कि विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, स्टूडेंट्स कि जो हम बोलते हैं, जैसा उच्चारण हम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, वैसे ही हम आगे लिखते हैं, है ना। तो उच्चारण का बहुत महत्व है। तो विद्यार्थियों में सबसे पहला जो हमारा जनरल एम के अंदर आता है वो आता है बच्चों के अंदर उच्चारण विकसित करना, कि सही बच्चे उच्चारण करें, सही बोलेंगे, सही सुनेंगे, सही लिखेंगे। सेकंड इसमें आपका आता है विद्यार्थियों को जो लिपि है, हमारी हिंदी की लिपि जैसे देवनागरी, तो देवनागरी लिपि से अवगत कराना बच्चों को, ताकि लिखेंगे कैसे, हम तो प्रयोग किसका करेंगे, लिखते वक्त लिपि का प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्या है, तो बच्चों को जो है वो लिपि का जो ज्ञान करवाना इसका उद्देश्य रहता है जनरल एम्स के अंदर। थर्ड इसमें आता है आपका विद्यार्थियों की वाचन में योग्यता विकसित करना, है ना, कि वो जैसे उच्चारण सही हो गया, पढ़ना भी हमारा सही होना चाहिए, लिखना भी हमारा सही होना चाहिए, सुनना भी हमारा सही होना चाहिए। हमारे जो 4 स्टेप हैं, जो 4 लेखन कौशल हैं, चारों कौशल जो है, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, है ना, ये जो कौशल हैं हमारे सारे स्किल्स हैं, जो इनके अंदर जो है वो बच्चे को मास्टरी कराना हमारा जनरल एम रहता है, हमारा गद्य शिक्षण का, ठीक है। उसके बाद क्या है,
उन्हें इस योग्य बनाना कि वे जो है पूरी बात को सुन करके उसका प्रॉपर मीनिंग ग्रहण कर सके, सही अर्थ ग्रहण कर सकें। जिस चीज को जिस वे में हम बोल रहे हैं उसका जो अर्थ है वो भी स्टूडेंट के सामने क्या होना चाहिए, उसका जो ग्रहण है, उसका जो बच्चे ने करना है वो सही होना चाहिए। इसमें बच्चे की मास्टरी हमने करनी है। फिर है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, है ना। तो जैसे जैसे क्या है, जैसे जैसे हमारा जो मेंटल लेवल अप होता चला जाता है, वैसे वैसे क्या है हमारा जो शब्द भंडार है या हमारा जो वोकैबुलरी है वो भी क्या है बढ़ती चली जाती है ना। छोटी कक्षाओं के अंदर हमारे शब्दों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास का जो है स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे क्या है हमारा मेंटल लेवल इंक्रीज होता चला जाता है और हमारा जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होती चली जाती है ना। ये हमारी साइकोलॉजी भी हमें सिखाती है और ये हमारा जो हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है उसके अंतर्गत भी हम इस चीज को शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि विद्यार्थियों का जो सूक्ति भंडार है उसमें वृद्धि करना। फिर साथ ही साथ विद्यार्थियों में जो गद्य की विभिन्न शैलियां हैं उनसे बच्चों को परिचित कराना और उन्हें ये इस योग्य बनाना कि वे जो है इन शैलियों का प्रयोग सही समय पर सही संदर्भ में सही शैली का प्रयोग वो करें। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की जो बोध शक्ति है, विद्यार्थियों की जो कल्पना शक्ति है, विद्यार्थियों की जो स्मरण शक्ति है, उसमें को विवेचना शक्ति भी हम इसमें शामिल करेंगे। उन सब में विस्तार करना, है ना। बोध कैसे होगा, जैसे बच्चा किसी चीज को बोध से हम क्या समझते हैं, जब किसी चीज का ज्ञान बच्चे को हो जाए तो हम उसको बोध कहते हैं जनरली, है ना। तो बच्चे की बोध शक्ति का विकास करना गद्य का उद्देश्य कि गद्य के द्वारा जो है वो ऑथर आपको क्या बोध करवाना चाहता है, क्या जो है आपकी कल्पना शक्ति, उससे आपकी कल्पना शक्ति का भी विस्तार होगा। क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चों के पास एक भंडार होता है स्टूडेंट्स कल्पना का, तो वो कल्पना के माध्यम से जो है वो एक अलग ही दुनिया में विचरण करते हैं जिसका जो है हम पद्य के अंदर भी बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं, लेकिन गद्य में भी रहता है। और साथ ही साथ क्या है विवेचना शक्ति, जो बच्चे की समरण शक्ति है, विवेचन शक्ति है कि अच्छे और बुरे के उसको समझ हो, है ना, और गुण और अवगुण का उसको पता लगे, विवेचन बच्चा करने पाए। ये चीजें जो है वो भी हमारे गद्य शिक्षण के जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। फिर है विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसको कहेंगे कि देखिए सिद्धांतिक ज्ञान तो है ना, जब तक कोई मायने नहीं है सिद्धांतिक ज्ञान का जब तक हम उसको व्यवहार के अंदर ना उतारें, है ना। तो व्यवहारिक ज्ञान जो देना बच्चे को वो भी क्या है, वो भी हमारे गद्य का उद्देश्य है ना, कि बच्चा जिस चीज को सीखे उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में प्रयोग करे, व्यवहार में अपने लाए, है ना। तो ये चीजें इसमें आ गई। फिर है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि भाषा के माध्यम से जो अन्य विचार हैं, जो अन्य भाषाएं हैं, उनसे भी जो हमने ज्ञान लेना है बच्चा उसको भी सीख पाए, है ना। फिर उसके बाद विद्यार्थियों में मौन वाचन के लिए बच्चों को प्रेरित करना कि बच्चा जो है वो सेल्फ स्टडी करे, है ना। एक तो हम बोल करके छोटी कक्षाओं में जैसे उच्चारण करके बच्चे को सिखाते हैं, है ना। अब तो ये ट्रेंड दिनों दिन कम होता जा रहा है, अब मौन वाचन पर फोकस ज्यादा हो रहा है, तो बच्चे को क्या है मौन वाचन के लिए भी हमें प्रेरित करना है ताकि बच्चा जो है कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, है ना। अपनी स्पीड से पढ़े, अपने एफर्ट से वो पढ़े और रुचि उत्पन्न करना बच्चे के अंदर, है ना। रुचियां उत्पन्न करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी साहित्यकार को पढ़ना। और एक ये खास करके जो हिंदी का अध्यापक है उसका ये खास कर्तव्य होता है कि बच्चों की साहित्य के प्रति रुचि जगाए, है ना। क्योंकि आजकल जिस तरह की जनरेशन है, जिस तरह का टाइम है, तो साहित्य के लिए टाइम निकालना बच्चों के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फिर भी क्या है जो एक लैंग्वेज का जो अध्यापक है उसका जो ये कर्तव्य बनता है और ये हमारा एक उद्देश्य भी है कि हम बच्चों में इस बच्चे को साहित्य से अवगत कराएं। क्योंकि साहित्य के अंदर बहुत कुछ लिखा होता है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं स्टूडेंट्स, वो सारा जो जिस काल में जो कहाँ किस कवि ने क्या लिखा, किस लेखक ने क्या लिखा और किस समाज विशेष की क्या विशेषताएं थी, ये सारी चीजें हम कहाँ स्टडी करते हैं, हम साहित्य में ही स्टडी करते हैं। तो जो साहित्य है और वो जो है क्या है इतिहास के साथ भी हमारा जुड़ा रहता है, तो उसका भी ज्ञान कराना क्या है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर हिंदी के अंदर आता है, किसमें गद्य शिक्षण में आता है। फिर हम नेक्स्ट बात करें इसमें कि विद्यार्थियों में क्या है रचनात्मकता का ज्ञान कराना बच्चे को, और सृजनात्मकता का जो उसकी शक्तियां हैं बच्चे के अंदर, जो क्रिएटिव पावर्स बच्चे के अंदर होती हैं, कि किसी भी काम को सिखाना, बच्चे को नए तरीके से सर्जन करवाना, है ना। और उसमें क्या है रचनाएं, क्या है रचनाएं बहुत सारी जो गद्य की हमारी है वो सारी क्या है, वो हमारा रचनात्मक कौशल निकल के आया है कि हमने जो रचनाएं लिखी है, हमने किसी भी खास समय में किसी भी व्यक्ति ने लिखी, किसी लेखक ने लिखी, किसी कवि ने लिखी, है ना। तो वो चीजें इसके अंदर वो शक्तियों का विकास बच्चे का करना। फिर है विद्यार्थियों में बौद्धिक शक्ति, विद्यार्थियों की जो तार्किक शक्ति है और मानसिक शक्तियां हैं उनका विकास करना भी जो है वो क्या है हमारे गद्य शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है।
फिर है गद्य साहित्य की सहायता से क्या है, उनकी चरित्र का विकास करना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो आजकल के टाइम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को एक अच्छा चारित्रिक इंसान बनाना, सबसे पहले एक अच्छा चरित्र का उसके अंदर निर्माण करना। और वो कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे पॉसिबल है कि हम अपने साहित्य के अंदर बहुत कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत कुछ गद्य के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और वहां पर जीवंत उदाहरण चरित्र के हम बच्चे को दे सकते हैं। किसी भी खास नायक की हम बात करते हैं, किसी राजा की बात करते हैं, किसी कहानी में जो को मेन जो आपका नायक है, नायिकाएं हैं, है ना, तो उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, उन चारित्रिक विशेषताओं को अगर हम बच्चे के सामने रखें और पॉजिटिव वे में रखें तो बच्चे के अंदर डेफिनेटली जो है वो एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। और एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना विद्यार्थी का, ये एक अध्यापक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और एक जनरल ऑब्जेक्टिव भी हमारा बनता है कि हम अच्छे नागरिक तैयार करें, अच्छे जो है वो विद्यार्थी तैयार करें, ताकि आने वाला जो हमारा समाज है उसमें क्या हो, उसका जो है जो स्तर है वो अच्छा रहे और लोगों का जो मोरल है वो अच्छा रहे, है ना, ये चीजें आती हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारी आती हैं जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एम्स की बात करते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक एम है वो क्या है। स्पेसिफिक एम में देखिए स्टूडेंट्स कि स्पेसिफिक जैसे नाम से ही है विशिष्ट, कि जब हम किसी भी रचना को बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस विशिष्ट उस रचना का जो एक खास उद्देश्य होता है पढ़ाने का, है ना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि जब हम किसी बच्चे को कोई खास रचना पढ़ाते हैं तो उसका अपना एक विशिष्ट उद्देश्य निकल करके उसमें से आता है, उसको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। तो उस विशिष्ट उद्देश्य गद्य की जैसे बहुत सारी विधाएं मैंने आपको बताया, जैसे कि कहानी है, निबंध है, छोटे छोटे निबंध हैं, जीवनियां हैं, संस्मरण है, रिपोर्टार्स हैं, है ना, जाने कितनी विधाएं, बहुत सारी विधाएं, हिंदी का जो भंडार भरा बड़ा है। तो कहते हैं कि इन विधाओं के जो विभिन्न विषय होते हैं, जैसे सामाजिक विषय हो गया किसी का राजनीतिक विषय हो गया, किसी का जो है वो नैतिक विषय हो गया, है ना, तो प्राकृतिक विषय हो गया, कोई भी विषय हो सकता है। तो इन जो विशेष विषय हैं इनसे बच्चे को अवगत कराना भी क्या है हमारा जो है हिंदी का या गद्य शिक्षण का हमारा विषय रहता है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे विशिष्ट उद्देश्य की बात। अब हम बात करेंगे गद्य शिक्षण के जो हमारे सोपान हैं, ठीक है, उनमें हम बात करें गद्य शिक्षण के जो सोपान हैं वो एक जो है हमारे हरभट्ट महोदय हुए हैं, हिंदी के एक महान विचारक हुए हैं, जिन्होंने जो क्या है उन्होंने जो है वो गद्य शिक्षण के उस विशेष सोपानों की बात हमें की, एक खास जो है वो एक तरह का पैटर्न हमें बना के दिया ताकि जो है हम गद्य का शिक्षण कर सकें, ठीक है, उसके सोपानों को हम डिसाइड कर सकें। पहला इन्होंने बताया जो हमारा पहला पॉइंट है, ये कहते हैं कि प्रस्तावना होनी जरूरी है गद्य शिक्षण के अंदर, फर्स्ट सोपान के अंदर प्रस्तावना का उन्होंने जिक्र किया। दूसरा विषय प्रवेश की जो अध्यापक है उसको क्या करना है, उसको विषय में पहले प्रस्तावना करनी है किसी भी विषय की पढ़ाते वक्त, फिर उसका विषय में प्रवेश करना है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर हमने तुलना और व्यवस्था को एडजस्ट करना है कि हमने क्या पढ़ाना है उसको तुलनात्मक तरीके से और उसकी व्यवस्था हमने कैसे करनी है, उस स्टेप को हमने फॉलो करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नियमीकरण, ठीक है। नियमीकरण जैसा नाम से ही क्लियर है कि सिद्धांतों का निर्माण या नियमों का निर्माण, और जब नियमों का निर्माण करते हुए हम उसको अपनी शिक्षण व्यवस्था में लाते हैं तो वो चीजें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। फिर आप आता है प्रैक्टिस या अभ्यास। अभ्यास तो सभी समझते हैं कि किसी भी काम को जब हम बारी बारी या पुनर् करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा अभ्यास कहलाता है। और जो शिक्षण है उसमें अभ्यास की अति आवश्यकता होती है, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हर्बर्ट जो विचारक हैं हमारे महान, उन्होंने बताया। पहला हमारा प्रस्तावना हो गया, दूसरा हमारा विषय प्रवेश हुआ, तीसरा हमारा तुलना एवं व्यवस्था हुआ, चौथा जो है हमारा नियमीकरण हुआ, और पांचवा जो है वो हमारा अभ्यास हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा तुलना और व्यवस्था और नियमीकरण, जो हिंदी के अदर विचारक हैं वो जो है वो ये कहते हैं कि इन दो पॉइंट्स की हर जो शिक्षण विधा है गद्य साहित्य जो हम पढ़ाते हैं तो इन दोनों की जरूरी नहीं है कि हम इन दोनों चीजों को फॉलो करें, है ना, हम इनके बिना भी जो है वो गद्य शिक्षण कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हमें निकल कर आती है जब विचारक बैठते हैं, है ना, किसी भी बात के जब आर्गुमेंट आते हैं विद्वानों की सभा में तो वहां पर क्या है कुछ तर्क भी निकल के आते हैं, कुछ वितर्क भी हर चीज के निकल के आते हैं। तो उससे क्या हुआ, एक नई चीज जो निकल के आई वो ये थी कि गद्य शिक्षण के जो निम्नलिखित 6 सोपान हैं वो ये कहते हैं कि वो ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं बजाय इनके, है ना। तो ये 6 सोपान कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए पहला हमारा प्रस्तावना हो सकता है, दूसरा प्रस्तुतिकरण या वाचन होगा, तीसरा व्याख्या होगी, चौथा आपका विचार विश्लेषण होगा, पांचवा आवृत्ति होगी, और छठा जो है वो गृह कार्य या होमवर्क जिसको हम कहते हैं। तो ये स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करने हैं जब हम
जब हम क्या करते हैं, गद्य शिक्षण बच्चे को करवाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कहते हैं किसी भी जो गद्य शिक्षण है उसका जो हमने सूक्ष्म अध्ययन करना है या गहन अध्ययन हमने करना है, तो उसे ये जरूरी नहीं कि वो सारा एक ही पीरियड में खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं कितने भी हो सकते हैं। आपका जो बच्चे को जो समझाने का तरीका है या जो आपका कंटेंट है वो कितना भी हो सकता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप विभिन्न इकाइयों में बांट सकते हैं। एक पीरियड की बजाय आप बच्चे के 2 पीरियड ले सकते हैं, 2 की बजाय आप 3 ले सकते हैं, यदि आपका कंसेप्ट पूरा नहीं होता है। गद्य शिक्षण की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ठीक है। फिर क्या है, जो गद्य शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम जो है यूनिट के हिसाब से या इकाई योजना के हिसाब से भी हम अपने जो सिलेबस है, हमारा जो करिकुलम है, हम उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यूनिट 3 का मतलब क्या है, इकाई 30, ठीक है। तो और क्या है, यदि गद्य पाठ छोटा है तो उसको क्या है, हम जो है वो उसको 1 पीरियड में भी समाप्त कर सकते हैं, उससे कम समय में भी समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात, अब हम जब हम 6 स्टेप की हम बात कर रहे हैं कि पहला स्टेप है हमारा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में हम क्या कुछ लेंगे। प्रस्तावना में देखिए स्टूडेंट्स की जो गद्य शिक्षण है उसकी प्रस्तावना क्या होगी कि हम जब क्लास के अंदर बच्चा अध्यापक जाए तो वो क्या करेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेगा, फ्रॉम नोन टू अननोन बढ़ेगा, और उसमें क्या है, विद्यार्थियों से जो अध्यापक क्या करेगा, पूर्व ज्ञान परीक्षण करेगा। सबसे पहले जब अध्यापक क्लास में जाएगा, सभी जानते हैं, है ना, पीके टेस्टिंग बोलते हैं जिसको हम, है ना, परिग नॉलेज टेस्ट जिसको हम कहते हैं, कि किसी भी जब विषय को हमने पढ़ाना है, मान लें हमने गद्य शिक्षण को पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, क्लास में जाके छोटे छोटे वाक्यों में बच्चों से पूछेंगे कि हाँ स्टूडेंट्स, आप गद्य शिक्षण से जानते हैं, गद्य शिक्षण से आप अवगत हैं, आप क्या आपने पहले इसका नाम सुना है, आप उसके विषय में क्या जानते हैं, है ना, कितना जानते हैं। मैं हर एक बच्चे से क्लास में पूछूंगी, तो उससे क्या होगा, जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स या जो वाक्य में बच्चों के सामने रखेंगे, तो मुझे पता लगेगा कि जो सामने वाले बच्चे बैठे हैं उनको कितना आता है ना। फिर हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, हम कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर बच्चों को पता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा बेस बनाकर काम करते हैं, है ना। तो ये चीजें आती हैं। फिर आता है इसमें कि पूर्व ज्ञान परीक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, और शिक्षण के लिए क्या है, उपयोगी वातावरण का निर्माण कर सकता है। कि पीके टेस्टिंग के अलावा भी क्या है, और भी जो किसी न किसी मेथड से जो है वो बच्चे से हम बात कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या है, किसी लेखक की बात, जो उसको लिख रहा है रचना को, लेखक की जो है वो बात हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, प्रस्तावना जो है वो उसमें किसी घटना का वर्णन करके भी हम उसको शामिल कर सकते हैं। किसी जो सहायक जो उपकरण है, जो टूल हम कक्षा में यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसके माध्यम से भी जो है हम बच्चे को टॉपिक की तरफ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। परंतु क्या है, प्रस्तावना जो है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए और प्रेरक होनी चाहिए, जो ताकि बच्चे क्या है, बच्चे उसके साथ जुड़ जाएं, ठीक है। इसलिए शिक्षा शास्त्री प्राय पूर्व ज्ञान परीक्षण का ही क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो एक तरफ जो है वो एक टॉपिक की तरफ आकर्षित किया जा सके। सेकंड हम इसमें बात करते हैं प्रेजेंटेशन। ये तो होगी हमारी प्रस्तावना। सेकंड प्रेजेंटेशन की प्रस्तुतिकरण की हम बात करते हैं कि उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो टॉपिक है हम उसको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या कई तरह से हम कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली कंडीशन कि उचित वातावरण का निर्माण करें, दूसरा बच्चे को प्रेरित करें, और तीसरा क्या है, बच्चे को, अध्यापक को क्या करना है, उद्देश्य कथन कहना चाहिए कि आज हम क्या उद्देश्य को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के हम पढ़ने जा रहे हैं, या किस टॉपिक को किस उद्देश्य से पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव अगर आपके सामने है, बच्चों के सामने है, तो उनका ध्यान जो है वो उसी तरफ लगा रहेगा और वो गहराई से उस चीज का अध्ययन कर पाएंगे। उसमें भी क्या है, आपके 3 तरह के मेथड्स हो सकते हैं। पहला है आपका अनुकरण मेथड, जो अध्यापक के द्वारा क्या है, आदर्श पाठ, ठीक है। अध्यापक के द्वारा आदर्श पाठ, अध्यापक क्या करता है, अध्यापक आदर्श पाठ का मतलब क्या है कि सही तरीके से किसी भी कंटेंट को बच्चे के सामने रखना, ठीक है। बच्चों की प्रवृत्ति क्या होती है, बच्चों की प्रवृत्ति होती है अनुकरण करने की। जैसा अध्यापक पढ़ाएगा बच्चे जो है वो वैसा ही उसको फॉलो करेंगे। दूसरा इसके अंदर स्टेप आता है विद्यार्थियों के द्वारा अनुकरण पाठ करना, कि जो विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, उस जो जैसा टीचर ने पढ़ाया उसका अनुकरण करते हुए जो पाठ का क्या करें, विस्तार करें या पाठ के पर अभ्यास करें, ठीक है। इससे क्या होगा, कहते हैं कि अध्यापक का जो आदर्श वाचन सुन करके विद्यार्थी जब उसका अनुकरण वाचन करते हैं तो उससे क्या है, अशुद्धियों की जो संभावना वो कम हो जाती है। फिर आदर्श वाचन से विद्यार्थियों को पढ़ाए जा रहे पाठ का कुछ हद तक क्या हो जाता है, परिचय प्राप्त हो जाता है, और पाठ के प्रति उनकी जो रुचि है
और वो और ज़्यादा आकर्षित हो जाती है, क्योंकि अदर्स पार्ट जब अध्यापक करते हैं तो क्या होगा, उससे जो कंटेंट है बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उससे जो अनुकरण करेगा वो भी क्या करेगा, सही करेगा। फिर है इसमें थर्ड पॉइंट इसमें आता है विद्यार्थियों के द्वारा मौन वाचन। जब अदर्स पार्ट बच्चे के द्वारा कर लिया जाता है तो बच्चा फिर क्या करेगा, फिर उसका मौन वाचन करने के लिए भी जो अध्यापक बच्चे को प्रेरित करे। ठीक है, कि बच्चे अपने मौन वाचन जो है वो कैसे करना है। ठीक है, अब जो विद्यार्थियों द्वारा कहता है कि सस्वर वाचन के पश्चात जो है वो कुछ समय के लिए मौन वाचन के लिए भी हमें देना है। तो मौन वाचन से विद्यार्थियों को क्या है, तेज गति से पढ़ने और विचार ग्रहण करने का जो शिक्षण है वो मिलता है। इससे उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है कि खुद ही खुद जब मन में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे का जो दिमाग है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग वहाँ पर करता है और अपने जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बच्चा पढ़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम व्याख्या की इसमें बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या आ जाता है, व्याख्या आ जाता है। कि जब हम ये तीनों काम हम कर लेंगे तो उसमें हम उसके बाद जो क्या है पठित गद्यांश की अर्थ एवं भाव ग्रहण करने के लिए अध्यापक को जो कठिन शब्द हैं, जो लोकोक्तियां हैं, जो मुहावरे हैं या जो भी उसके अंदर वाक्यांश हैं उनकी व्याख्या करने के लिए जो शिक्षण विधियों को कुछ शिक्षण विधियों का प्रयोग अध्यापक कर सकता है। इनमें से मेनली आपकी 3 विधियां आ सकती हैं, उद्बोधन विधि आ सकती है, व्याख्या विधि आ सकती है, प्रवचन विधि आ सकती है और स्पष्टीकरण विधि भी आ सकती है। ठीक है, अब ये चीजें व्याख्या के अंदर आपकी आ जाएंगी कि आपने उसको डिटेल कैसे बच्चे को देनी है। ठीक है, जो आपके चाहे पर्यायवाची शब्द हैं चाहे आपके कठिन शब्द हैं तो हम बच्चों को क्या करेंगे, उन चीजों को व्याख्या करके बताएंगे। फिर उसके बाद विचार विश्लेषण आता है। तो विचार विश्लेषण में हम क्या करेंगे कि गद्य शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में भाषा ज्ञान में वृद्धि की जाती है ना, और उनकी विचार शक्ति को विकसित किया जाता है। वाचन और व्याख्या के द्वारा पहले उद्देश्य की पूर्ति की जाती है और उसके बाद क्या है, भाषा ज्ञान में वृद्धि की जाती है। तो जैसे जैसे विचारों का विश्लेषण होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, विचारों का विश्लेषण वहां पर हो जाएगा। ठीक है, और गद्यांश की क्या है, विचारों का विद्यार्थियों के साथ तादात्म्य, विचारों के साथ तादात्म्यता बनानी चाहिए उनकी कि एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाएं विचार चैप्टर के साथ, भाषा के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है आपका आवृत्ति की, जो गद्यांश की आवृत्ति करनी है। आवृत्ति के मुख्य 2 लाभ होते हैं। एक तो क्या होगा कि आप उस कंटेंट को दोबारा जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे को याद हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं उससे, है ना। और छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से क्या है, गद्यांश के महत्वपूर्ण जो अंश हैं उनकी एक बार फिर से क्या हो जाती है, प्रतिपूर्ति हो जाती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको आता है, लास्ट पॉइंट आता है गृह कार्य। सारा काम करने के बाद क्या है, जो अध्यापक है वो बच्चे को क्या करे, होमवर्क दे। होमवर्क गद्य शिक्षण का अंतिम सोपान है। इसमें क्या है, विद्यार्थियों को काम दिया जाता है और गृह कार्य में विद्यार्थियों को गद्यांश का सार लिखने के लिए कहा जाता है ना, कि जो है सारा आपको चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, अब आप उसका गद्यांश लिखिए, होमवर्क करिए। ठीक है, गृह कार्य से विद्यार्थियों को क्या है, इससे जो है वो बच्चे को जो पूरा कंसेप्ट है उसको एक बार जब फिर से वो गृह कार्य करेंगे तो उसके ध्यान में आएगा, फिर उसको वो याद करेगा, पढ़ेगा, उसको समझेगा, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। और जो लगभग सभी जो है विचारक गृह कार्य पक्ष में रहते हैं, हालांकि कुछ एक विचारक हैं जो कि गृह कार्य को आवश्यक नहीं मानते, लेकिन फिर भी गृह कार्य को क्या है, हम अनिवार्य रूप से मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर गद्य शिक्षण पर, जिसमें हमने गद्य शिक्षण के विषयों के बारे में पढ़ा और जो गद्य शिक्षण के जो महत्वपूर्ण सोपान है उनके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।